इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर मिस्टेक करते हैं कि वो इन्वेस्ट अभी नहीं करेंगे। जी जी, डिले ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। बिगनर इस चीज को शुरू करता है तो उसके लिए कौन सी चीज बेहतरीन और सेफेस्ट है? म्यूचुअल फंड इज वन बेस्ट सॉल्यूशन जो कि एक यंगस्टर को ऐड करना चाहिए। एसआईपी सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, जी आपको ये जरूर ऑप्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ये तो सफिशिएंट नॉलेज रहे, जी, या आपके पास कोई ऐसा योग्य एडवाइजर होना चाहिए बिल्कुल। जो आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन गाइड करे। ओके, कर रखी है तो मुझे कितने समय में अपने फंड को रिव्यू करना चाहिए? महीने में, या क्वार्टरली, या 6 मंथली, या वंस अ ईयर? तो क्या सही तरीका है? ट्वाइस इन अ ईयर ओके, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होना होना चाहिए। चाहिए। सर, ये कितना उचित है? ये डिसीजन कब लेना चाहिए कि भी मुझे क्या खरीदना चाहिए? को स्टार्ट अर्ली करना है, ठीक। बट अनदर पॉइंट कि आपको प्रेजेंट भी आपका बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना बिल्कुल। चाहिए। तो अगर वो अपना एक रोड मैप बनाना चाहे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, तो एक छोटा सा रोड मैप आप उसके लिए क्या बनाएंगे? आपकी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपके वेकेशन, ये सब आपको प्लान करने हैं। बस आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि तो कौन सा एक छोटा सा ऐसा अमाउंट होगा जहां से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? 1,000 रुपए, 2,000, 5,000? क्या ऐसा हो सकता है जहां से मैं शुरू करूं? देखिए, हम लोग अगर रूल की बात करें तो एक, एंड जब आपका गोल बहुत नजदीक है तब जी उसको थोड़ा कंजर्वेटिव भी करना है। जी ऐसा नहीं हो कि 2020 में जब कोरोना आया तब मेरे गोल का अचीवमेंट का टाइम था जी और जी। मेरा वेल्थ इक्विटी में था और वो इक्विटी मेरा डिस्काउंट हो गया। ओके, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड। आप कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो उस निर्णय को आप हमें सुनकर ना लें। उस निर्णय को किसी से भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट के पास जाके प्रॉपर सलाह मशवरा करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो हर व्यक्ति, चाहे वो 21 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, 50 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि भी मेरी वेल्थ को बनाने में मेरी जर्नी कैसे रही। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग के अंदर रहते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर, ईएमआईज को लेकर, लोन्स को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, अपनी वेल्थ क्रिएशन को लेकर, अपने एसेट्स को बिल्ड करने से लेकर, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो चारों तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम का जो शोर चल रहा है उसके लिए। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम लेके आए हैं आपके लिए। वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स दोस्तों। और आज हम स्वागत कर रहे हैं दीपक जी का। और दीपक जी एक ऐसी शख्सियत है हमारे शहर की कि ये पिछले 20 साल से लगातार वेल्थ क्रिएशन में लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। दीपक जी एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये जो बिजनेस है ये उनका इनहेरिटेड बिजनेस है। दीपक जी ने 1200 से ज्यादा फैमिलीज को अपनी सर्विसेज दी हैं और बहुत बेहतरीन गोल जो है अचीव किए हैं। और आज उनका उन फैमिलीज के साथ एक इंटैक्ट रिलेशनशिप बन गया है। मेरे हिसाब से जब मैं दीपक जी से मिला तो ये मुझे एक पहले ऐसे पर्सन नजर आए मेरी लाइफ के अंदर जो ये सोचते हैं कि उनका जो क्लाइंट है ना, वो उनके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा पौधा है जिसको वो पूरी जिंदगी अपने सर्विसेज से, अपनी ईमानदारी से, अपनी क्रेडिबिलिटी से सिंचाई करके और उस पौधे से बहुत बड़ा बगीचा और बहुत सुंदर खुशबूदार बगीचा एक क्रिएट करते हैं। इतनी ज्यादा वो अपने क्लाइंट की फिक्र रखते हैं, उनको अपने से ज्यादा अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की फिक्र होती है। तो क्यों ना आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते हुए आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको दे जो आपके मन में उठते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस पॉडकास्ट को दोस्तों। दीपक जी, वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। हम पहले भी आपसे मिले और हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हम आपका समय लेके और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। दीपक जी, ये जो आपकी जर्नी है निवेश और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ये यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई और उस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? जैसे अभी आपने बताया कि एक हेरिडिटरी, पहले तो मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो जो आपने बताया कि ये मेरा हेरिडिटरी बिजनेस है, ये बिजनेस 1988 में पेरेंट्स ने
सेविंग से शुरू किया, ओके क्योंकि उनको लगता था कि लोगों को सेविंग का हैबिट होना चाहिए। जी तो उन्होंने धीरे-धीरे सेविंग करवाना शुरू किया और इन 2006 जब मैं इस बिज़नेस में आया, मुझे लगा सेविंग से वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो हमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी एसेट क्लास में जाना है, ऐसी एसेट क्लासेस भी ऑप्ट करना है, जो कि वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करे। जी जी तो हमने इस बिज़नेस को शुरू किया और मेरी प्रेरणा इसमें मेरे पेरेंट्स हैं, क्या जिन्होंने इस काम को शुरू किया। बहुत हार्ड वे से लोगों को समझाया कि कैसे सेविंग होना चाहिए। हमें तो सिर्फ़ उनको मोटिवेट करना है कि सेविंग्स के साथ-साथ इन्वेस्टिंग करके वेल्थ क्रिएशन करना है और फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना है। बहुत बेहतरीन सर। सर इतने वर्षों में आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा होगा। आपने लोगों से जब मिले तो क्या ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में आपको पता चला जो लोग जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करते हैं? यादव जी, अगर देखें तो मेजरली इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर मिस्टेक करते हैं कि वो इन्वेस्ट अभी नहीं करेंगे। जी जी डिले ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल उनको लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया है, अभी हमारे पास टाइम है स्पेंडिंग का। अभी हम लोग ईएमआईज़ अफ़ोर्ड करेंगे, हम एसआईपी अफ़ोर्ड नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक नॉर्मल मिस्टेक है यंगस्टर का कि वो इन्वेस्टमेंट में डिले करते हैं। बट लेटर ऑन अगर हम लोग देखें, एसेट एलोकेशन इज़ अ मिस्टेक, बिल्कुल जो कि नहीं होता है। सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है। जी तो प्रॉपर अगर इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन होगा और डिसिप्लिन रहेगा, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा। बहुत बेहतरीन सर। सर जैसे हम बात करें कि अब मेरे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी 21-22 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने अभी पैसा कमाना शुरू किया है और साथ के साथ अब क्योंकि यंग एज है तो इतना बचता भी नहीं है, बचत नहीं है, तो हार्डली जैसे वो 5-10 हजार रुपए बचा लेते हैं। यस। अब उनके मन में सबसे पहला ये क्रेज आता है कि यार मैंने कमाना शुरू कर दिया, चलो लोन पे मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ। तो ऐसे जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, जैसे उनका इनकम होगी, फिर उसके बाद उनकी सेविंग है, उनके एक्सपेंसेस हैं, उनकी इस सारी की सारी प्लानिंग को आप छोटे से स्वरूप में कैसे आप उसको बताएंगे कि भी वो किस हिसाब से इसको वेल प्लान करके एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके? आह, बहुत यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करें। जी अदरवाइज जो बिहेवियर है वो ये कहता है कि मैं बहुत जल्दी या तो पैसे कमा लूं ठीक है जी या फिर मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूं। ओके बट ये दोनों चीजें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगी। उसके लिए आपको आपका जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है जी उसमें से आपको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और आई थिंक म्यूचुअल फंड उसके लिए सबसे अच्छा वे आउट है। अगर जी जी आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 21 ईयर के एक आपके मित्र हैं, तो अगर वो 21 ईयर्स पर 10,000 का एसआईपी शुरू करते हैं जी जी और हम लोग सिर्फ 10-12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो वो अपने रिटायरमेंट तक 8 सीआर तक का अमाउंट अटेन कर सकते क्या हैं, बात है, जो कि एक बहुत अच्छा वेल्थ बन जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और यही प्लानिंग जो है, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आप कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो उस निर्णय को आप हमें सुनकर ना लें, उस निर्णय को किसी से भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट के पास जाके प्रॉपर सलाह मशवरा करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। हमारा सिर्फ इतना उत्तरदायित्व और हमारा जो मकसद वो सिर्फ इतना है कि हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करें बिल्कुल सही। और हम जो हमने सीखा है वो हम आप तक ला सके, ताकि उससे आप कुछ सीख सके। और कुछ भी सजेशंस आप देना चाहें तो आप हमें डीएम करके आप दे सकते हैं। सर मैं बात करना चाहूंगा बिगिनर्स के इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं सर कि जब भी जो बिगिनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास बहुत सारे जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वो कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, एफडी है, आरडी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, एनपीएस है, और इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। तो जब एक बिगनर इस चीज को शुरू करता है तो उसके लिए कौन सी चीज बेहतरीन और सेफेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी बिकॉज एक बिगनर के लिए एफडी भी इम्पोर्टेंट है, जी स्टॉक्स भी इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल फंड भी इम्पोर्टेंट है,
गोल्ड भी इम्पोर्टेंट है। जी जो भी आपने विकल्प बताए हैं ये सबके लिए बने हैं, बट मैटर करता है उनका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, ओके। वो कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर बिगनर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी रिस्क नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा उनको रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो एफडी की तरफ जा सकते हैं, ओके। जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स का सॉल्यूशन है। जी बट अगर उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो इक्विटीज का रास्ता तो उनको अपनाना पड़ेगा, बट उसमें उनको रिस्क और रिवार्ड जरूर देखना होगा। जी मेरे एक्सपीरियंस से, जो मुझे 20 ईयर में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं यही गाइड करता हूँ कि म्यूचुअल फंड हैज अ वे कि वो आपको एफडी का भी टेस्ट दे सकते हैं, जी इक्विटी का भी आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर का भी आपको उसमें एक्सपोजर मिल जाता है। जी तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इज वन बेस्ट सॉल्यूशन जो कि एक यंगस्टर को ऐड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल है तो फ्रॉम डेट साइड, मीडियम टर्म है तो बैलेंस साइड, लॉन्ग साइड है तो डाइवर्सिफाइड साइड। ओके ओके। सर आजकल एक बड़ा प्रचलित वर्ड है एसआईपी। सो मैक्सिमम लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं और आजकल हम टीवी पे भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। सर शॉर्ट में अगर आप बता सके कि एसआईपी एग्जैक्टली होती क्या है और इससे हम किस हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी वैसे तो इसका डेफिनेशन है जी जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जी बट हम इसको मानते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है। जी आपको ये जरूर ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इक्विटीज का एक नेचर रहता है कि आपको उसमें फ्लक्चुएशन हमेशा मिलेगा, ओके और एसआईपी एक रुपी एवरेज कॉस्ट का काम करती है। ओके तो जब आप इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी करते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपका वेल्थ जो है बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है, आपका कॉर्पस बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है। जी जी आप उसी से यूनिट्स एक्युमुलेशन का जर्नी अच्छा कर सकते हैं और आपको वो रिटर्न्स बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है। तो आई जी थिंक एसआईपी इज द बेस्ट वे फॉर अ बिगनर फॉर देयर वेल्थ क्रिएशन, फॉर देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। जी जी। सर मैंने एसआईपीज की, मेरे को एसआईपीज करते हुए तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि 7 से 8 साल हो गए। जी अब हुआ ये कि कई बार मार्केट ऊपर जाती है, कई बार नीचे आती है। अब मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि जो मेरी एसआईपी चल रही है उस एसआईपी के अंदर जो भी फंड्स मैंने अलग अलग जगह पे एलोकेट किए हैं, जो मेरे को अपनी समस्या के साथ था जिस टाइम पे मैंने ये शुरू की तब, तो वहां पे जब मार्केट डाउन होगी तो क्या मेरे को वो फंड्स उसमें से जो भी मेरा पोर्टफोलियो है जहां पे भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उसमें से वो फंड्स निकाल लेने चाहिए या उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए जितेंद्र जी, मैं जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ये तो सफिशिएंट नॉलेज रहे, जी या आपके पास कोई ऐसा योग्य एडवाइजर होना चाहिए बिल्कुल जो आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन गाइड करे। ओके अभी आपने एक समस्या बताई कि आप कई बार देखते हैं कि 7-8 इयर्स का एसआईपी चल रहा है और फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जी जी हो सकता है कि हमारी एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो। बिल्कुल मेरा एसआईपी सिर्फ डेट में होगा तो वो इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं देगा। ओके मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप में होगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ओके तो हमें एक एडवाइजर चाहिए या योग्य नॉलेज चाहिए जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर सके। यहाँ ओके पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे रेगुलेटर ने जी जी और हमारे मैन्युफैक्चरर ने, जो जी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाए हैं जी जो आपकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, आपको रिस्क को मैनेज मिनिमम कर सकते हैं जी और जी आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके। इसका मतलब ये हो गया कि भी जब भी कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे अपने फंड को दोबारा किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास जाके उसको चेक करवाना चाहिए। यस, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत जरूरी है। ओ वो आप खुद से करें, आजकल तो एआई है, उससे करें, जी जी और किसी इन्वेस्टर से करें, ये बहुत जरूरी है। जी जी बिकॉज रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आपने अपने पोर्टफोलियो में एक फंड लेके रखा है और उसको आपने रिव्यू नहीं किया है, तो हो सकता है 10 इयर्स में भी उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न आप नहीं मान सके। जी जी। तो ये एक प्रॉब्लम है। सर यहाँ पे आपने एक बड़ा अच्छी एक चीज आपने बताई। सर जब हम किसी चीज को रिव्यू करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितने समय में अपने फंड को, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मुझे कितने समय में अपने फंड को रिव्यू करना चाहिए, महीने में या क्वार्टरली या 6 मंथली या वंस अ ईयर, तो क्या सही तरीका है। सर वैसे तो ये एडवाइजर टू एडवाइजर जी डिपेंड करता है
वो क्या सोचते हैं, जी बट हमें लगता है कि मिनिमम ट्वाइस इन अ ईयर ओके आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होना होना चाहिए। चाहिए उसमें आपका टैक्स हार्वेस्टिंग भी कवर हो जाएगा, ठीक उसमें आपके फंड का परफॉर्मेंस भी कवर हो जाएगा, है जी उसमें आपकी नीड जो चेंज हुआ वो ठीक भी है रीएलोकेट हो जाएगा। ओके तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि वंस इन अ 6 मंथ और ट्वाइस इन अ ईयर आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल सर। जो युवा इन्वेस्टर्स हैं हमारे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है आज की डेट में कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, बट जो युवा इन्वेस्टर है वो वेट करते रहते हैं, पता नहीं किस चीज का 25 साल 28 साल बीत गए, 30 साल बीत गए। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति लेट शुरू करता है इन्वेस्टमेंट, तो जैसे आपने पहले बताया कि अगर वो 21 साल की उम्र में शुरू कर दे तो एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट जी कर सकता जी है। तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि भी जब मैं थोड़ा और यंग था, अपने पीछे अगर मैं जाऊं, तो मुझे जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई और जैसी मेरी इनकम शुरू हुई, तो मेरे दिमाग में आया कि भी मैं ये चीजें खरीद लेता हूं, जैसे कार ले ली या होम लोन ले लिया। तो सर ये कितना उचित है, ये डिसीजन कब लेना चाहिए कि भी मुझे क्या खरीदना चाहिए? पहले मैं इस आंसर को मैं दो पार्ट में लेके चलता जी हूँ। हमने पहले एक एग्जांपल लिया कि एक 21 ईयर का आपका मित्र है बिल्कुल जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और अपनी रिटायरमेंट तक उसने ऑलमोस्ट 8 CR को अटेन कर अटेन लिया। कर लिया और जी अगर वो यही जर्नी 31 ईयर से स्टार्ट करते जी तो वो 3 CR पर होते। ओके तो आप देखिए उन्होंने 10 ईयर जल्दी अपनी जर्नी शुरू की तो जी उनके जी पास वेल्थ ऑलमोस्ट 2.5x एक्स्ट्रा है। ओके एक तो ये पॉइंट है कि जी आपको स्टार्ट अर्ली करना है, ठीक है बट अनदर पॉइंट कि आपको प्रेजेंट भी आपका बेहतर होना चाहिए बेहतर होना बिल्कुल चाहिए। उसके लिए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, बजटिंग करना पड़ेगा आपके एक्सपेंसेस और आपके बचत के बीच में। जी आपका बचत भी होना चाहिए, इन्वेस्टिंग भी होना चाहिए ओके और आपका अच्छे वाला ईएमआई भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। सर इसमें एक सवाल है कि अगर मान लो मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोन है जी और उस लोन को चुकाने के साथ साथ मैं अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट करना चाहता हूँ, जी तो वो हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जी आप ये कर सकते हैं अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म लोन के साथ जो जी आपके पास लायबिलिटी है जी उसको पहले प्रोटेक्ट करें ओके थ्रू टर्म इंश्योरेंस, ओके थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, ओके थ्रू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो तो वहां से कवर हो जाए और जो फिर उसके बाद आप उसको सेव कर सकें, जी इन्वेस्टेबल अमाउंट हो, जी उसको लॉन्ग टर्म्स के लिए इक्विटीज में डालें जो कि आपके ईएमआई इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे और जी आपके जी लिए फ्यूचर में वेल्थ बनाए। तो प्रेजेंट भी सिक्योर हो गया, अनसर्टेनिटीज आपने कवर कर ली और फ्यूचर भी सिक्योर हो गया बिकॉज आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया। ओके सर, आपसे बेहतर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है और मेरा जी फेवरेट आंसर होगा जी बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि सबसे पहले हैप्पीनेस जरूरी है। बिल्कुल अगर मेरे पास हेल्थ नहीं भी है, जी वेल्थ नहीं भी है, जी फिर भी हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी बहुत है। इंपॉर्टेंट ये यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज वेल्थ इज नॉट हैप्पीनेस। आपको फर्स्ट मैं तो कैटेगराइज करता हूं, नंबर 1 हैप्पीनेस, देन हेल्थ, देन वेल्थ। वेल्थ सबसे लास्ट सब्जेक्ट है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट आपको हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ ही रखना होगा क्या सर, बात है, एज पर माय सजेशन। क्या बात है सर। सर इनकम बढ़ाने के साथ साथ लाइफस्टाइल भी तेजी से बढ़ रहा है। जी सो लोग महंगी कार, घर, नए गैजेट्स वगैरह सब ये ले लेते हैं और बहुत ज्यादा बड़ी ईएमआई खड़ी कर लेते हैं। क्या मंथली इनकम के हिसाब से ईएमआई की कोई प्रैक्टिकल सीमा होनी चाहिए कि भी इतना ही ईएमआई उसको अफोर्ड करना चाहिए? यस यस यस, देखिए टेक्निकली तो 30 to 40% इज द अपर लिमिट जी of जी EMI. ओके If a person is earning 1 lakh rupee per month, जी then he should not cross 30-40,000 EMI per month. ओके उससे क्या होगा कि वो डेट ट्रैप में कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे ओके और कहीं उनको ईएमआई बाउंस हुआ और फिर उसका पेन शुरू हो गया तो वही पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो जो हमारा मेन मोटिव है जी कि आपका हैप्पीनेस हैम्पर नहीं हो, वो उससे हो जाएगा। तो 30-40% इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर आपको ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन आंसर है सर। सर एक गुड डेट
और बेड डेट में क्या डिफरेंस होता है, और क्या कुछ परिस्थितियों में लोन लेना फाइनेंशियली सही निर्णय हो सकता है? देखिए, आज से 30-40 इयर्स बैक जी। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि लोन कभी भी नहीं लेना है। ठीक है। बट आज का सिचुएशन चेंज है। यहाँ पर गुड डेट मैं काउंट करता हूँ अपने आप अच्छे लोन को, जहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे ओके। और आपको ईएमआई पे करने की समर्था हो, आपको उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना पड़े। जी। तो अगर आपने ये बैलेंस किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और गुड डेट में मैं होम लोन और न्यू कार लोन को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करता हूँ, बिकॉज इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। जी। और क्लाइंट को लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए हम लोग कहें कि एक साथ पैसा नहीं है तो भी ये अफोर्डेबिलिटी गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन इकोनॉमी ने हमारे लिए जनरेट किया है जी। कि हम ये काम कर सकते हैं। बट आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स का ईएमआई अपने अकाउंट में बैलेंस रखना चाहिए, जी। ताकि आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड आपका हैम्पर नहीं। तो इसका मतलब डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट। सर, मेरे साथ एक घटना हुई कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। अब हुआ ये कि भी मैंने सोचा कि चलो अब सब कुछ सही चल रहा है, तो एकदम से मुझे विचार आया कि चलो अपना घर होना चाहिए। जी। हर एक किसी का अपना एक सपना होता है। बिल्कुल सही। तो जैसे ही मैंने अपना घर लिया तो साथ के साथ कोरोना आ गया, जी। और जो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। उसके अंदर मैंने कुछ चीजें हैं जो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं की। जरूरी नहीं कि कोरोना आए, कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ऐसा कौन सा समय है जब किसी व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए? जैसे घर, ये लायबिलिटीज ही एक तरीके से जब तक वो पे ऑफ नहीं होता जी तब तक। जी जी। तो जो घर लेना एक बहुत बड़ा एक विजन होता है किसी का भी, किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज का, तो कब ये निर्णय सही साबित हो सकता है? जितेंद्र जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है जी। अपने प्लेटफॉर्म पर। बिकॉज आज की डेट में सबको लगता है कि लाइबिलिटी हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग फ्यूचर में पे कर देंगे। बिल्कुल। बट जो अनसर्टेनिटी आया, कोरोना आया, कहीं कुछ और प्रॉब्लम आया, तो ये कभी भी आ सकता है। और जब ये प्रॉब्लम आता है और हम लोग पे नहीं कर पाए, तो हमारा सिबिल, हमारा सब बैलेंस खराब हो जाता है। जी। जी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपके पास एक पैसिव इनकम का ऑप्शन होना होना चाहिए, चाहिए। जी। जी। ताकि अगर कोई भी कंडीशन अराइज हो तो आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली वहीं से निकले। आपको कम से कम उसके लिए पे नहीं रहना चाहिए। आज अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मुझे एक सैलरी मिल रहा है और मेरे पास इतना कॉर्पस नहीं हुआ कि मेरी ईएमआई को वो मैनेज करे, तो जी। मुझे तब तक रुक जाना चाहिए। मुझे एक कॉर्पस बनाना चाहिए, उसके बाद वो ईएमआई मैनेज हो जाए तो मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। और आइडली आपका ये ईएमआई का बैकअप मिनिमम 1 ईयर का तो होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा आंसर सर आपने दिया, और मुझे लगता है कि भी बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है उनको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय लेने से पहले आप जैसे बेहतरीन किसी इन्वेस्टर से जरूर एक बार सलाह मशवरा लें, क्योंकि ये निर्णय ऐसे होते हैं जो आपको 1-2 साल नहीं, मेरा होम लोन तो 21 साल का है, 21 से 25 साल तक के ट्रैप के अंदर फंसा देते हैं। और अगर आपके पास उसका कोई समाधान नहीं है तो आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। बिल्कुल सही। सर, मैंने आजकल बड़ा मतलब कि छाया हुआ है एक वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? क्या ये करोड़पति बनना है, या पैसिव इनकम बनाना है, या कोई कॉर्पस बनाना है, या कोई ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति अपनी सैलरी पर निर्भर ना रहे और वो प्रॉपर तरीके से उस फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उनसे वो आजाद हो जाए? जितेंद्र जी, फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग है। ठीक है। एक क्लाइंट जो सोचते हैं, कि इन्वेस्टर जो सोचते हैं कि नहीं, आई एम हैप्पी विद 10,000 पर मंथ इनफ्लोज, बिल्कुल। तो उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि ठीक है, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो इससे मैनेज हो जाएगा। सही है। कोई सोचता है मुझे 1 लाख पर मंथ चाहिए, तो 1 सीआर से भी पूरा नहीं होगा। तो बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपकी मन की अवस्था है। जी। जी। आपके पास एक्चुअल में अगर मैं सोचूं, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, उतना पैसिव इनकम होना चाहिए, उतना आपने कॉर्पस साथ जोड़ लिया हो, आपको पेंशन होना चाहिए, ताकि आपके कोई भी काम नहीं रुके, आपके फाइनेंशियल
जो भी एक्टिविटीज हैं जी जी, उनको कहीं भी आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। बिल्कुल सही है सर। तो मतलब कि सर अगर मान लो सपोज कि आज की डेट में मेरे को ये लग रहा है कि मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, तो मेरा माइंड सेटअप सबसे पहले उस चीज के लिए तैयार होना यस, चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच होना सर जैसे जो 21 से 25 साल की उम्र के जो युवा बच्चे हैं, ये आइडियली अगर मान लो सही समय पे अपनी जर्नी शुरू कर दे, तो कितने टाइम में अपना एक सही बैलेंस कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन रेट्स और इसके अलावा? सर देखिए, हमने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो मैक्सिमम 20 इयर्स में, जी मैक्सिमम 20 इयर्स में जी जी उनको सब चीज क्लियर हो जाता है, और नो डाउट आफ्टर 25-30 उनके अर्निंग्स बढ़ते हैं, जी तो जी उनको एक वे मिल जाता है कैसे वो इन्वेस्टमेंट करें। जी तो उनको, अगर आप 21 से शुरू होके इन्वेस्टमेंट को 5 to 10 ईयर तक ले जाते हैं सही ट्रैक पर, जी, तो आप देखेंगे कि आपके लिए कोई भी कॉर्पस, कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपको रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल। नॉर्मली हम लोग ये मिस्टेक देखते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बाय कर लिया जो कि रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो इन्फ्लेशन ही बीट नहीं हो रहा है। जी, नंबर टू, मैंने ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया जो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि एक टाइम पर उसने रिटर्न बनाया और फिर से वो खत्म हो गया। ओके। तो ये सब चीजें अगर दूर हो जाएंगी, जी, आप 5 to 10 ईयर्स अच्छा टाइम दे देंगे इन्वेस्टमेंट में, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कहाँ से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर अटेन सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। सर मेरी ना अलग-अलग अवस्थाएँ हुई, जैसे मैंने अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डिसीजंस लिए। जी मैं कुछ केसेस अपने आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि जब लगभग मतलब कि 25 साल की उम्र का मैं था, तो उस वक़्त मेरी ट्यूशन इनकम होती थी करीबन 50,000 के आस-पास मैं कमाता था, कोई जी, लोन नहीं था, बहुत बढ़िया। और तकरीबन 15,000 रुपए के आस-पास सारे खर्चे के बाद मैं बचा लेता था। जी, तो क्या मेरी अगर इस इनकम सोर्स के ऊपर मेरी क्या फाइनेंशियल प्रायोरिटीज पहली 3 ऐसी होनी हम्म, चाहिए जो मुझे सोचना चाहिए? अब आप देखिए, आप अगर 25 ईयर की एज में देखें तो आपका टर्म इंश्योरेंस का बर्डन बहुत कम पड़ता है। पहली तो चीज। सबसे जी, पहली चीज तो आपके पास एम्पल इंश्योरेंस होना चाहिए, ओके, जो फ्यूचर में आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। जी, नंबर टू, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है जी, जी, जो आपको हॉस्पिटल बिल से कहीं ना कहीं बचा के रखता है। जी, नंबर थ्री, जो भी आपका अमाउंट उसके बाद आपके पास सरप्लस है, ठीक है। उसमें से कुछ इमरजेंसी फंड एंड ओके, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। सर जैसे इमरजेंसी फंड आपने एक नाम लिया, जी, तो इसको रखने का सबसे बेहतरीन जगह कौन सी होती है, कहाँ रखा जाए? इसको नॉर्मली लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं। जी, पुराने टाइम में हम लोग देखते थे कि बरनी में रखा जाता था ये, जी, जी, बट आज के टाइम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उसमें ये पैसा पार्क कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर कोई इक्विटी फ्लक्चुएशन नहीं है। आपको ये पैसा विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। जी, जी, तो आई थिंक बेस्ट वे टू पार्क अ मनी इज लिक्विड फंड ओके। इन म्यूचुअल फंड्स। ओके। सर जब मेरी इनकम तकरीबन 2 लाख के आसपास हुई पर जी मंथ के आसपास, जी। तो साथ के साथ जैसे इनकम बढ़ी, तो ये सोच में ही नहीं आया कि भी मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, हम्म, और वहां पे एक इनडिसिप्लिन शुरू हुआ कि साथ के साथ होम लोन और होम लोन के साथ कार लोन, ये दोनों चीजें एकदम से स्टार्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सेविंग का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है। तो क्या यहाँ से इन खर्चों से बचा जा सकता है? ये सब कुछ मेरे गलत फाइनेंशियल बिहेवियर की वजह से हुआ? हम किस तरीके से इस ट्रैप से बच सकते हैं? हमने अभी पहले डिस्कस किया कि एक क्लाइंट की, एक इन्वेस्टर की टोटल इनकम का कितना परसेंटेज ईएमआई होना चाहिए। जी, अगर आपने उसको 30-40%, मतलब कि ऑलमोस्ट 70-80 थाउजेंड रखा होता, ठीक है। तो आपके पास इन्वेस्टेबल अमाउंट होता ऑलमोस्ट 50-70 थाउजेंड, जी, बिकॉज 80 थाउजेंड आपने ईएमआई में पे कर दिया, उतना ही अमाउंट आपने अपना एक्सपेंसेस कर लिए, ओके, रूटीन एक्सपेंस कर लिया। ओके, उसके बाद भी आपके पास 50,000 प्लस का अमाउंट होगा जो आपका टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनमें इन्वेस्ट हो सकता है। बिल्कुल सही। बट अगर वो नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं
एक फाइनेंशियल मिस्टेक बोलेंगे जी कि जी कहीं ना कहीं बजटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, जी जी इनकम टू डेट रेशो नहीं मैनेज हुआ है, वो बिल्कुल मैनेज होना जरूरी बिल्कुल सही है सर। सर आजकल ना एक और भी यूट्यूब पे बड़े सारे क्वेश्चन चलते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि एक ना रेशो आती है कोई जी 20 20 और 60 ऐसे करके रेशो बनती है कि भाई जो है जब सैलरी आए तो उसका इतना पार्ट सेविंग में, इतना पार्ट एक्सपेंसेस जी में, इतना पार्ट आपका अपने लिए या एजुकेशन में, बच्चों के एजुकेशन के लिए। सर क्या ये रेशो सही है? और अगर मान लो आप एक महीने के सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमारा मिडिल क्लास जो हमारे जो फैमिलीज हैं वो 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख इसके बीच में जो है महीने के अंदर होती है। जी। तो अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपके लिए क्या रेशो आप अपने लिए सेलेक्ट करेंगे कि भी जिससे आप आज की डेट में भी सुरक्षित महसूस करें और भविष्य के लिए भी सुरक्षित महसूस करें? ग्रेट जी। तो मैं तो जितेंद्र जी यही कहूंगा कि अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखूं तो मेरे 1 लाख रुपए में से मैक्सिमम 30% मेरा ईएमआई होना चाहिए, ओके। 30% ही मेरा एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। 40% जी। मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके। जिसमें मुझे इसको 3 बकेट्स में शिफ्ट करना है, जी। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जी। तो जितना टाइम जिस गोल को दे देंगे उतना वो गोल हमारा फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बात है सर। मतलब कि देखिए आपने एक सवाल के 3 बेहतरीन उसमें से चीजें निकाल के दी, उसके बाद लास्ट वाली चीज के अंदर भी आपने बकेट्स बना दी। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टर का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आप लोग बहुत ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखिए और फिर मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे अपने प्रैक्टिकल अनुभव हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ की जो भी प्लानिंग करें वो अपने हिसाब से करें, अपनी इनकम के हिसाब से करें, लेकिन कभी भी खुद ना करें। किसी बेहतरीन इन्वेस्टर जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से आपको गाइड करने के लिए एक सही रास्ता दिखा सकता है, उनकी सलाह के साथ करें। सर एक बड़ा मतलब कि मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, अब मैं तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूं नहीं, तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि भी क्योंकि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं सर वो बड़ी जल्दी जंप लेके और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस ले आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से अलग बनाती हैं? आज के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में ये भी कहता हूं कि कुछ पार्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, जी। कुछ फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं। ओके। तो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं वो फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, ओके। जिनका फोकस रिटर्न पर नहीं होकर जी। गोल पर होता है। ओ। वो ठीक है। गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, जी। उसको रिव्यू करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो अपने गोल्स अचीव करते हैं। बट जब मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करता हूं तो वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स को जज करते हैं कि जी। मुझे कितना रिटर्न आना चाहिए। अभी अगर देखें तो कुछ ऐसा तो नहीं कि गोल्ड बहुत रिटर्न दे रहा है तो वहां इन्वेस्टमेंट हो जाए, इक्विटीज बहुत रिटर्न दे रही है तो वहां इन्वेस्टमेंट हो जाए, उन दोनों से डर लग रहा है तो डेट में चले जाएं। नहीं, आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर के अपने जो भी लाइफस्टाइल एक्सपेंस हैं वो आप उनको मेट कर सकें। यानी कि एक लंबे गोल के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है बहुत सर। जरूरी है। और सर किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ट्रैप पे ना फंसे? अगेन, अगर हम लोग कहें स्टार्ट अर्ली करना है, जी। हमें जल्दी शुरुआत करनी है, उस शुरुआत को हमें रिव्यू भी करना है। जी। उसमें एसेट एलोकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आपका गोल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं अपने लिए ही। जी। मैंने अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग की, साथ साथ मैंने बच्चों का एजुकेशन प्लान किया, अपने होम प्लानिंग की। अब मैं जब घर के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा हूं अपने गोल से, तो मैं घर के गोल से ही पैसा विड्रॉ करूंगा। ओके। मैं बच्चों की एजुकेशन वाला पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा। अगर मैंने वो विड्रॉ कर लिया तो मुझे उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल। एक बैड लोन होगा, बिकॉज उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगा। बिल्कुल। अगर ऐसा किया तो मेरा फाइनेंशियल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा।
सर ये जो आज की पॉडकास्ट है ना सर, ये एक लर्निंग जर्नी नहीं सर, ये अपने आप में बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। और आपकी इस बात से मेरे को एकदम से याद आया कि छोटे होते वक्त हम ना गोलक बनाते थे, जी और ये मेरी इस बात की गोलक है। और मैं तो, मेरे पास गोलक नहीं थी, हम तो पर्स बनाते थे कि भी ये इस चीज का पर्स है, और उसकी पर्स की भी पॉकेट में अलग अलग चीजों के लिए वो रखते थे। और जी वही बात आपने अभी बताई कि अगर हम चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और एक काम में जो पैसा लगाना है वो किसी दूसरे काम का पैसा ना आए, तो चीजें बैलेंस रहती हैं। बहुत बैलेंस रहती है सर, ये बिल्कुल सही नेचर जवाब का है। सर रूल है। हमें जी, इस रूल को अगर फॉलो कर लेंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स, बहुत हैप्पी लाइफ को आगे प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अब जब हम बात ही कर रहे हैं कि भी इसको अच्छे से प्लान करना चाहिए, तो ये भी बता दीजिए कि आज हम ये सुनते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, हम्म, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बहुत सारी कंपनीज भी इस जो है फील्ड के अंदर हैं। जी तो एक सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे चूज करें? सर, जो आपने टर्म्स यूज की हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जी जी या हम लोग एमएफडी की बात करें, जी। पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, एक्चुअल में ये सभी डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके। एमएफडी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जी वो जी। आपको एडवाइस नहीं करते हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। फॉर ओके। एग्जांपल, एनी एएमसी, any AMC comes with any फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप एक प्रोडक्ट है जिसको आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट एडवाइजर जो रहेंगे, जैसे आरआईए एक टर्म है, अगर हम लोग अपना सेबी के एमफी के पॉइंट से देखें, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर, वो आपको एडवाइस करता है और वो आपसे फीस चार्ज करता है। जी। उसने आपको कोई फंड रेकमेंड नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ आपको वो एडवाइस करना है कि आपके गोल के लिए ये कैटेगरी बेस्ट रहेगा। ओके। वेल्थ मैनेजर्स हैं, वो एचएनआईज के लिए रहते हैं। जी। आपने देखा होगा आजकल बैंक में वेल्थ टीम्स हैं, वो ओके। वेल्थ टीम्स का काम है एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को फोकस करना। जी। तो अगर हम लोग वापस इस पर आए, तो इन सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। बट आपको अगर चूज करना है तो आपको देखना है कि आप कहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, वहां पर आप एडवाइस लीजिए। बट एडवाइस लीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। सर ये तो आपने बड़ा ही बैलेंस्ड एक आंसर दिया। अब कई बार क्या होता है, इसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जब कोई भी सीखना चाहता है या अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जी तो आजकल जो सबसे पहला जो एक टूल हाथ में आता है, वो आता है एआई टूल्स, जैसे जी चैट जीपीटी हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं आजकल। तो बल्कि ये भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भी आप लोग अपने आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ये ऐप है, इस ऐप के थ्रू समझ के ये ऐप आपकी इन्वेस्ट कर देगी। जी तो सर ये जो एआई टूल्स आ गए हैं आज मार्केट में, तो जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा अटैच है इस एआई टूल से, और वो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एआई टूल से करवाते हैं। यस, तो क्या एआई टूल से फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना सही है, और अगर है तो किस सीमा तक? ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है आज की। जी। बिकॉज एआई आपको डेटा एनालाइज करके देते हैं, सही है जी। आपने क्या पूछा है, क्या आपका प्रॉम्प्ट है, जी। उसके हिसाब से। बट ओके। वो आपका बिहेवियर मैनेज नहीं करते हैं। ओके। तो अगर मैं कहूँ, एआई से आप लर्निंग तो कर सकते हैं, जी जी। बट आपको डिसीजन मेकिंग उस पर करना है, वो ठीक नहीं रहता है। ओके। एआई इज गुड, आपको एनालाइज करना है, फैक्ट शीट, बहुत बड़ा फैक्ट शीट रहता है, 40-50 पेजेस का रहता है, उसको एनालाइज करना है तो एआई को यूज कीजिए। बट देखिए क्या वो एसेट क्लास आप पर फिट बैठ रहा है, वो आपको कौन बताएगा? या तो आप में इतना समर्थ है, आपने अपने आप इसको एनालाइज किया है, या फिर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर आपको ये गाइड करेगा। तो जी। आई थिंक ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, जो ओके। कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के आधार पर आपको फंड्स, आपको एसेट्स एलोकेट करे और आपके गोल्स बनाए और उस पर आपको लेके चले। बिल्कुल सही है सर। और मुझे आपके इस आंसर से जो समझ में आया, क्योंकि मैं भी बहुत बार चैट जीपीटी ओपन कर लेता था, लेकिन फाइनली आपसे मिलने के बाद जो मैंने उस चीज के बीच में डिफरेंस देखा, ये मेरा पर्सनल एक अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूं
कि जब मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आप मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दे दिया चैट जीपीटी को और उसने उसको एनालाइज करके बता दिया। और जब मैं आपसे मिला तो एक अलग आवाज आई। वो उसमें डिफरेंस क्या था कि जब मैं ऐसे कोई टूल इस्तेमाल कर रहा था तो वो टूल एक रिसर्च और एनालिसिस देके वो ओवरऑल एक रिजल्ट दे रहा था जो नॉर्मल जनरल लोग कर रहे हैं। यस और जब मैं आपके पास आया तो आपने लोगों को नहीं देखा, आपने मेरे इमोशनल बिहेवियर को यस देखा कि भी मैं क्या चाहता हूं और मेरा इंटेंट क्या है और मेरी कैपेसिटी क्या है। उसको देख के फिर आपने बताया। शायद मैं सही कह रहा हूँ नहीं, सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इससे मैं आपको ना दो एग्जांपल देता हूँ। जी फर्स्ट, जो एआई है वो जी आपके लिए पास्ट डेटा पर काम करता है। जी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका है, एडवाइजर जो आपका है, वो आपको फ्यूचर वाला पाथ देख के फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। ओके। सेकंड, जो हम लोग देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, जी जी एक फंड का रिटर्न मे बी 15-17% रहता है, बट एक इन्वेस्टर का रिटर्न उसी टाइम पर 6-7-8% रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो बिहेवियर गैप है। ओ वो बिहेवियर गैप एआई आपको फुलफिल नहीं करके देगा। उसके लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन, आपको एक, ऑनेस्टली बोलूं तो एक सारथी चाहिए बिल्कुल सही है जो सर। आपको सही ट्रैक पर लेके चले। बिल्कुल। ना तो वो आपको टाइम के विपरीत एग्रेसिव करे, ना ही कंजर्वेटिव करे, स्टिक लेके चले। और इससे हम लोग किसी भी ट्रैप में फंसने से बच जाए। यस, और हमारी एक जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके अंदर हमें रिटर्न्स भी काफी बेहतर मिलने की गुंजाइश हो जाती है। बिल्कुल जी। सर हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी इस पॉडकास्ट के फाइनल फेज में आ गए हैं। सर अगर आपको एक यंग अर्निंग पर्सन के लिए, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट बेसिकली हम वो इन्वेस्टमेंट एक यात्रा अपनी शेयर कर रहे हैं उन यंग बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में इस पॉडकास्ट से सीख के कुछ अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में लें, जी किसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह करके। तो एक यंग डिस्ट्रीब्यूट कोई भी एक यंग मान लो पर्सन है, मेरा छोटा भाई है, वो बड़ा ही यंग एज में, मैंने आपको बताया कि भी वो अभी अभी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू जी की है। जी। तो अगर वो अपना एक रोड मैप बनाना चाहे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए तो एक छोटा सा रोड मैप आप उसके लिए क्या बनाएंगे? देखिए, आज की डेट में अगर देखें, सबका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है पैसिव इनकम। जी हम लोग सब अपने कर्म से जुड़े हैं, हम लोग बिल्कुल। कार्य कर रहे हैं। बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हम लोग काम नहीं करें या हम लोग अपने आप को डिवोट कर दें सोसाइटी के लिए कुछ भी, तो एक पैसिव इनकम गोल मेरे हिसाब से सबसे पहला गोल है जी जो होना चाहिए। बट इस जर्नी के साथ साथ आपके चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपके वेकेशन, ये सब आपको प्लान करने हैं। बस आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि ओके। आपको कौन सा गोल पहले और प्रॉपर चाहिए। इसका मतलब जैसे अगर मान लो हम कई बार जैसे बच्चे हैं हमारे, हम्म। तो चाइल्ड मैरिज मतलब कि हम उस बच्चे की जो आगे फ्यूचर में आने वाली मैरिज है उसको हम आज ही प्लान करके बैठे यस हुए हैं सर। ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो आगे। सर, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सही से गाइड कर पा रहा है जी तो जो आज गोल बनाएंगे उसमें आपको अचीवेबिलिटी भी अभी से दिख जाएगा कि ओके। क्या इस डिसिप्लिन से अगर आप चल रहे हैं तो ये गोल पूरा होगा कि नहीं होगा। जी 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 तो वो आज ही आपको पिक्चर क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ किड जिसका एज 17 ईयर्स है, जिसका मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 8 ईयर्स की एज में। ओके। आज अगर वो आईआईटी करें या कुछ भी करें जी तो उसके लिए जो भी हमें फंड्स चाहिए वो ऑलरेडी प्लान थे और हमें वो दिख रहा था कि ये अचीव हो जाएंगे अगर हम इस कॉर्पस को नहीं छेड़ेंगे। ओके। तो आज भी उनकी एजुकेशन, जी उनकी मैरिज, जी उनकी इवन किसी हद तक पैसिव इनकम भी सिक्योर है। ओके। तो हमें बच्चों में वैल्यूज डालना है, जी बट साइड बाय साइड उनके लिए कुछ प्लान्स रेडी कर रहे हैं ताकि वो फुलफिल हो जाए। सर मेरा बच्चा अभी एक जो है वो अभी 2.5 साल का है और दूसरा तकरीबन 7 साल का है। ओके। तो आप मुझे क्या जो है सजेशन देना चाहेंगे कि भी मैं उनके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कम से कम कितनी, मैं एसआईपी लगाना चाहता हूँ सर, मेरा जो इंटरेस्ट है वो एसआईपी में है। ग्रेट। तो मुझे कहाँ से उस एसआईपी को शुरू करना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए जिससे कि भी मैं आने वाले, क्योंकि जो 2.5 साल का है उसको तकरीबन 18 साल की उम्र में होने में 16 साल है, जी
और जो 7 साल का है वो 18 साल की एज तक पहुंचने में 11 साल है, जी और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, बिल्कुल तो ठीक। वहां पे उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे इसको कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए, और क्या इसको स्टेप अप करना चाहिए आने वाले समय में, वो थोड़ा सा एक बार मुझे बताएं। देखिए जो सिचुएशन आपने बताया, 2.5 ईयर के एक आपके छोटा बेटा है छोटा बेटा है जी, और 7 ईयर्स के एक हैं। बड़ा तो बेटा है जी, अगर हम लोग देखें, अब दोनों के पास स्टार्ट अर्ली में अगर देखें, 2.5 ईयर्स वाले बेटे का जी एडवांटेज ज्यादा है। जी जी, उनके पास टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा है, ठीक है तो उनके फंड्स थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है उनका अमाउंट थोड़ा कम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जी, भी रिटर्न्स ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है दूसरी साइड पर बड़े बेटे के लिए आपको थोड़ा कॉर्पस ज्यादा रखना होगा। जी, अगर मैं आपको टेक्निकली थोड़ा बताऊं तो 75% इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर एल्डर किड ओके ओके, एंड 25% फॉर यंगर किड। यंगर वन, ओके अगर आप उनके लिए इस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके गोल्स काफी अचीव हो जाएंगे। बट ये इन्वेस्ट जो करना है आपने, थोड़ा अमाउंट देख के कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इन्वेस्ट कीजिए, बट इसको स्टेप अप जरूर करना है, जी जी, इसको एनहांस जरूर करना है। ठीक है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिसको हमें कवर करना है। आफ्टर इन्फ्लेशन, आफ्टर टैक्स, मेरे पास गोल अचीवमेंट होना जरूरी है। जी उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको लगे, आपको लगता है इनके बर्थडेज पर, किसी स्पेशल ओकेजन पर आपको कुछ भी अमाउंट लमसम भी ऐड करना है, तो आप जरूर कीजिए। ओके, एसआईपी तो आप स्टेप अप कर ही रहे हैं, जी जी, साथ में आप एक्स्ट्रा अमाउंट भी डालिए, ठीक उससे है, आपको गोल अचीवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे मुझे जो आज की डेट में फील हो रहा है कि जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो उसको अगर कहीं पे भी किसी बढ़िया अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना जी है, तो तकरीबन तकरीबन 15-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो क्या अमाउंट मुझे आज से इन्वेस्टमेंट शुरू, कौन सा एक छोटा सा ऐसा अमाउंट होगा जहां से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, क्या ऐसा हो सकता है जहां से मैं शुरू करूं? देखिए लोग अगर रूल की बात करें तो एक, अगर आप 1000 का एसआईपी शुरू कर रहे हैं, ठीक है 15 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो वो 15 ईयर्स में आपको ऑलमोस्ट 9-10 लाख रुपए अकोमुलेट करके दे देता है। ठीक है, तो भी आपने बताया कि जो आज के 15 लाख हैं, जी जी आफ्टर 15 ईयर्स जी जी, इट वुड बी अराउंड 35 lakhs। ओके, तो अगर आप आज से ही एसआईपी शुरू करेंगे 5000 का, ठीक तो है, मोस्ट प्रॉब्ली वो 5000 का एसआईपी आपको 40 to 50 लाख अक्यूमुलेट करके दे देगा, जिससे कि आपका गोल इजीली अचीव हो जाएगा। इन्फ्लेशन भी बीट हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेशन भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, और आपका गोल भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो और सर अगर मान लो जैसे हमारे मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी बेटी है तकरीबन जो है वो 12 साल के आसपास ओके, की है, तो उनके लिए क्या एक ऐसा सजेशन होगा कि भी वो उसकी मैरिज के लिए कोई बेहतर एक कॉर्पस जोड़ पाए? आपने उनकी एज बताई 12 ईयर्स। 12 इयर्स 12 ईयर्स, तो आइडली हम लोगों को लगता है कि 12-15 ईयर्स का हमारे पास टाइम टाइम है। है जी, तो जी, नो डाउट दे शुड प्लान, if they can do comfortably, जी, then they should plan for 10,000 per month, ओके, so they can accumulate some amount ओके, for retirement, for sorry या marriage, मैरिज मैरिज for marriage। ओके, तो कुछ भी अमाउंट, बट उसमें भी यही रहेगा, आप उसको स्टेप अप कीजिए, आपको जब भी लगे उसमें कुछ अमाउंट ऐड कीजिए, ओके, ताकि आपके गोल्स इजीली अचीव हो जाए। और जी, कभी भी हमने इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि उसको हमें रिव्यू भी करना है, जी, और उसको धीरे धीरे जैसे जैसे गोल नजदीक आएगा लेस एग्रेसिव करना है। ओके, इन द मिडल ऑफ अ गोल आपको एग्रेसिव, हाई एग्रेसिव से मॉडरेट एग्रेसिव होना है, एंड जब आपका गोल बहुत नजदीक है तब जी, उसको थोड़ा कंजर्वेटिव भी करना है। जी, ऐसा नहीं हो कि 2020 में जब कोरोना आया तब मेरे गोल का अचीवमेंट का टाइम था जी, और जी, मेरा वेल्थ इक्विटी में था और वो इक्विटी मेरा डिस्काउंट हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, यानी कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर कुछ समय के बाद रिवाइव होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है प्लीज। मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की और फिर उनको किसी वजह से बीच बीच में पैसा निकालना पड़ गया, जी तो उनके लिए क्या सजेशन है? सर, देखिए ये हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन रहता तो उन्होंने बकेट थ्योरी अडॉप्ट की होती।
ओके। जहां उनको बार बार पैसा चाहिए जी जी। वो अलग बकेट है, जहां आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ओके। आप उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो इन फ्यूचर आप देखेंगे आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। ओ, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन रहना जरूरी है। बिल्कुल सही है सर। सर फाइनली अब कुछ रैपिड फायर राउंड है और श्योर। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आप या तो एक वर्ड या एक लाइन में जैसे आपको उचित लगे आप उस तरीके से जवाब दे सकते हैं। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस एपिसोड में और आपको लास्ट में फिर हम एक ऐसा सवाल और उसका जवाब देके जाएंगे जिससे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एसआईपी या लमसम, बोथ। बिगिनर के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी या गोल्ड, इक्विटी। रेंट या अपना घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड, इसको मुझे थोड़ा आपको लेंथी जवाब देना प्लीज होगा। प्लीज। बिकॉज अगर आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस है जी तो अपना घर होना चाहिए। ठीक है। वो आपके लिए कैपिटल बिल्ड कर रहा है, आपके ठीक लिए है। वेल्थ क्रिएट कर रहा है ठीक है। इन टर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट के रूप एसेट। में। ठीक है। बट अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं जी तो आपको रेंट को ऑप्ट ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है देखिए सर। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जी मैक्सिमम मिस्टेक यही होता है। हम लोग किसी सिटी में, अदर सिटी में रहने के, वहां पर हमारा जॉब है, वहां पर हमने फ्लैट ले लिया। अब जब हम लोगों को वहां से जॉब चेंज हुआ तो हमारा मोबिलिटी मुश्किल हो गया। ओके तो ओके। इसलिए रेंट इज बेटर ऑप्शन इन दैट केसेस। जब आप बहुत लोकलिस्ट हैं, आप यहाँ जी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास अपना घर होना चाहिए जी जी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर पहले लोन चुकाएं या इन्वेस्टमेंट करें? अगर लोन अच्छा लोन है जी तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों करना चाहिए। ठीक है। अगर वो लोन बैड लोन है, लाइक मैं बैड लोन मानता हूं अगर मेरा कोई क्रेडिट कार्ड का पेंडिंग ड्यू है, ओके मेरा कोई पर्सनल लोन है, तो मुझे वो क्लियर करना चाहिए। ओके। सर एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग? आज की डेट में मिक्स जरूरी है। जी एक्टिव शुड बी 75%, पैसिव शुड बी 25%। परफेक्ट सर। सर डाइवर्सिफिकेशन या कंसंट्रेशन? नो, डाइवर्सिफिकेशन। सर हाई रिटर्न्स या लो रिस्क? अकॉर्डिंग टू गोल। जी सर इन्वेस्टर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मनी या टाइम? टाइम। हर 25 वर्षीय व्यक्ति को आज से कौन सी एक फाइनेंशियल हैबिट शुरू करनी चाहिए? डिसिप्लिन। वेरी गुड सर। सर यंग इन्वेस्टर को कौन सी एक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए? कैचिंग द रिटर्न्स। एंड सर फाइनली एक शब्द में वेल्थ कैसे बनती है ये बताइए। अगेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, द बेस्ट आंसर सर। सर फाइनली एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे जी। कि आज लाखों युवक इस बातचीत को देखेंगे। 21 से 30 साल की उम्र में बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में बहुत कुछ समझना और सीखना चाहते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है, ज्यादा उनके पास एआई टूल है जी। और आज उनके पास एक सबसे बड़ी ताकत है टाइम। तो सर ऐसे युवाओं के लिए आप कोई ऐसा क्या उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो पैसे के साथ अपना रिश्ता इतना बेहतर बना सके ताकि आने वाले समय के अंदर वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली फ्री बना सके? जितेंद्र जी, ये बहुत ज़रूरी है आज की यूथ के लिए कि वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं अपने हर क्लाइंट को बताता हूँ, अपने यंग इन्वेस्टर्स को बताता हूँ कि आपको पहले तो ये नहीं मानना है कि इन्वेस्टमेंट बाद में कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास खूब टाइम है। कृष्ण जी, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि आपको एक अक्षय पात्र बनाना है। वो बिल्कुल अक्षय पात्र बनाने के लिए सबसे पहला कदम है आपको इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डे वन करना शुरू करना पड़ेगा। फिर उस इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको गोल प्लानिंग करके रिटर्न चेज नहीं करना है, आपको गोल अचीव करने हैं। उससे आपको क्लियर होगा कि आपके गोल में कितना टाइम है और आपको किस कैटेगरी को ऑप्ट करना चाहिए। देन आपको उसको रिव्यू करना है। अगर आपको लगता है एआई टूल वो कर सकते हैं तो आप उनसे रिव्यू कीजिए।
नहीं तो आप एक सहायक की, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लीजिए और आप उनके साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंटिन्यू रखिए, ताकि वो आपको मिस्टेक्स करने से बचाएं और अपने गोल्स को आप रिव्यू करें और फाइनली आप फाइनेंशियल डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और उसके लिए आपका जर्नी भी ब्यूटीफुल होना चाहिए और आपका डेस्टिनेशन भी ब्यूटीफुल होना क्या चाहिए। बात है सर, बहुत बेहतरीन। आपने तो एक पूरा रोड मैप दे दिया हमारे दर्शकों के लिए, और मैं सर तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हमें समय देने के लिए। थैंक और यू सर। आप लोगों को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कहना चाहूंगा कि आप जब भी कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें या कुछ प्लान करें, तो अपने नजदीकी के जो भी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, आप उनसे बात करें, किसी सही व्यक्ति की सलाह लें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। आपकी बातचीत जो है, आज हमारी जो भी हमारा जो एक ये सेशन हुआ, ये आपको कैसा लगा, ये हमें डीएम करके बताएं। हम आपसे ऐसे ही एक बहुत बेहतरीन एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एस्पेरा टॉक्स। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।